Hello student, good morning to all of you. Myself Madhav Krishna, most welcome in Super Scientific Academy. और आज हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपाउंड्स. लास्ट क्लास में आपको राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के बारे में बताया गया था और उसमें आप पढ़े हुए थे कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आपको ऐसा भी एग्जांपल हमने दिया था कि अगर कोई भी क्लास है इसमें बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में उठ करके बाहर जाने लगे, वो वोलेटाइल का फॉर्म है, वो वेपर फॉर्म है उनका. तो सपोज दैट कुछ बॉयज उठ करके बाहर जाने लगे तो दरवाजे पे जो दरवाज़ा है उस पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे बाहर जाने के लिए. यदि स्टूडेंट का नंबर कम है तो उस दरवाजे पे कम प्रेशर अप्लाई होगा. यदि स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा. यानी कि जितना ज़्यादा कंपोनेंट होंगे वो वोलेटाइल वाला फार्म जो वेपर का फार्म है, जितने ज़्यादा उस तरह के स्टूडेंट होंगे जो थोड़े से घुमक्कड़ टाइप के हैं, तब क्या होगा, उनका जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे. यानी कि क्या कंक्लूजन आया, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसलिए ये हो गया P इक्वल टू काई ए P नॉट ए. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट where वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. ये प्योर स्टेट में या प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है. तो ये आप नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए पढ़े होते हैं. बट यहाँ पे आपने हेडिंग लिखा हुआ कि सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपाउंड, यानी कि सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी. ये दोनों कंपोनेंट मिल करके सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और दोनों वोलेटाइल हैं. यानी कि जो बॉयज हैं वो भी वेपर वाले फार्म में है, घुमक्कड़ उसमें बहुत सारे बॉयज हैं और गर्ल्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो घूमने वाली हैं. तब क्या होगा, ये भी इस डोर पे जाके प्रेशर अप्लाई करेंगे और यहीं पे बॉयज भी आकर के प्रेशर अप्लाई करेंगे. यानी कि जब दोनों वेपर के फार्म है, दोनों वेपर में बदल सकते हैं, इवापोरेट होने वाले हैं दोनों, इसलिए इसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगेगा उसको आप क्या बोलेंगे, और PA ए कंपोनेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर अप्लाई हुआ उसको PA कहेंगे और बी कंपोनेंट यानी कि जो भी दूसरे बॉयज हैं उनके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हुआ उसको आप क्या बोलेंगे, PB. तो टोटल प्रेशर कितना अप्लाई हुआ, तो टोटल प्रेशर अप्लाई हुआ P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB. इन दोनों के सम के बराबर होगा जो टोटल, क्योंकि बॉयज भी कुछ हैं जो बाहर जाने वाले हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं और इसलिए इस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे. ये टोटल प्रेशर होगा PA प्लस PB के बराबर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ PA? PA का वैल्यू है XA P नॉट A प्लस ऐसे ही PB का वैल्यू निकालिए. PB के लिए फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, XB P नॉट B. तो XB P नॉट. ये टोटल वेपर प्रेशर है जो वोलेटाइल कंपाउंड के लिए. तो इस तरीके से जब भी वोलेटाइल कंपाउंड लेंगे तो यानी कि दो कंपोनेंट हैं, दोनों वोलेटाइल हैं, इसलिए इसके भी कुछ पार्टिकल्स जो वेपर में बदलेंगे वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. जो बी के पार्टिकल्स वेपर में बदलेंगे वो भी ऊपर जाकर के वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. इसलिए टोटल वेपर प्रेशर कितना हुआ, PA प्लस PB. और PA का वैल्यू है, PA के लिए फार्मूला है XA P नॉट A और PB का फार्मूला है XB P नॉट B. यानी कि दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इन प्योर स्टेट या प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है. इसी को ग्राफ के द्वारा समझेंगे. ये ग्राफ बार बार पूछा जाता है, इस ग्राफ को समझना है. यहाँ पे देखिए, जब एक कंपोनेंट है इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हमने 1 लिया, यानी कि पूरी तरह से आप जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट है दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम 1 के बराबर. यानी कि हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ए कंपोनेंट है, दिस इज प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट ऑफ ए. ये ए का प्योर स्टेट है और यहाँ पे इसलिए बी का प्योर स्टेट, यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हो गया या बी का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, 0. क्योंकि काई ए या x प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है जब x का
वैल्यू 1 है तो एक्स बी का वैल्यू कितना होगा 0। ये मोल फ्रैक्शन का टर्म है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आप इस एक्सिस पे ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन इस एक्सिस पे जाने पे इधर यहाँ पे पहुंचने पे एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया और एक्स ए यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 0, क्योंकि दोनों 1 के बराबर होते हैं। जब बी का 1 मोल है, मोल फ्रैक्शन 1 है, ए का कितना होगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। काई बी की जब 1 रखेंगे तो काई ए का मान कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप फार्मूला लिखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, या एक्स को ही काई बोल रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन है। तो ये क्या आएगा, जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0। इस एक्सिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आप देख रहे हैं कि पूरा बी कंपोनेंट है, यानी कि बी कंपोनेंट प्योर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ बी है, मींस दिस इज प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट। ये बी का प्योर स्टेट है, पूरा मोल फ्रैक्शन जो है वो बी कंपोनेंट का है। तो जब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, प्योर स्टेट में ये है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा पी नॉट ए, क्योंकि इस फार्मूले में देखिए जब भी इसका वैल्यू आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा पी इक्वल टू पी नॉट ए। कितना वेपर प्रेशर ए के द्वारा अप्लाई हुआ पी नॉट ए के बराबर, क्यों, क्योंकि काई ए एक्स ए का मान 1 है, इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब सिर्फ इसमें बॉयज होंगे तो जो भी वेपर प्रेशर लगाया जाएगा, या सिर्फ गर्ल्स होंगी तो जो भी वेपर प्रेशर लगाया जाएगा वो उनके वेपर प्रेशर के ही बराबर होगा, क्योंकि सिर्फ वही है, दूसरा कंपोनेंट नहीं है। इसलिए क्या आ गया, जब सिर्फ एक कंपोनेंट है तो इसके द्वारा वेपर प्रेशर कितना हुआ पी नॉट। ये प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर है। ऐसे जब बी कंपोनेंट है तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है पी नॉट बी, ये पी नॉट बी। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीए का जैसे आपने फार्मूला लिखा हुआ, ऐसे अगर पीबी का फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा पी इक्वल टू काई बी पी नॉट बी, और जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे, काई बी का वैल्यू 1 रखेंगे, कितना आएगा पीबी इक्वल टू पी नॉट बी, यानी कि कितना प्रेशर होगा जो उसका प्योर स्टेट में होगा। या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट है, इसलिए जो भी वेपर प्रेशर अप्लाई होगा वो बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, पी नॉट बी है। अब इस साइड की बात करें, अगर ए की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ए का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, प्योर स्टेट में है, जो पूरा ए, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 0, और जब ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा 0, क्योंकि इस फार्मूले में इसका वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या आ गया ये पूरा 0, कोई वेपर प्रेशर नहीं। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि जितना मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन 1 से लगातार डिक्रीज होता जा रहा है और ये 0 तक पहुंच जा रहा है, प्रेशर भी क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होगा, और यहाँ पे कितना होगा 0, क्योंकि जब एक्स ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो प्रेशर कितना आएगा 0, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम है और लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर आकर के ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 आ रहा है। इसी तरह से बी का पता करें तो बी का यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट बी, जो प्योर स्टेट में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बी का मोल फ्रैक्शन लगातार इस साइड में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पहुंच करके 0 हो जा रहा है। इसलिए जब यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो बी द्वारा प्रेशर कितना अप्लाई किया गया 0। जब नंबर ऑफ मोल बी का लगातार कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बी का मोल फ्रैक्शन जो है 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है 0 है, तो जब बी का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है इसीलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम है और लगातार कम होता जा रहा है, और यहाँ पे पहुंच के कितना हो गया 0। टोटल कितना हुआ, तो आप जानते हैं कि जो भी टोटल यहाँ पे आएगा, टोटल पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दोनों के द्वारा जो वेपर प्रेशर अप्लाई किया गया ये है टोटल का, दिस इज टोटल वेपर प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय ए एंड बी बोथ कंपोनेंट्स। इस तरीके से ये आपने ग्राफ प्राप्त किया, और यही जो ग्राफ है ये वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए है। तो अब हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल आप किसको बोलते हैं और नॉन आइडियल किसको बोलते हैं, आइडियल का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे जो भी बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइन मींस टू, एन मींस पार्ट, दैट सॉल्यूशन वेयर हैविंग टू पार्ट्स इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो भी बाइनरी सॉल्यूशन है ये दो टाइप के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल।
एंड नॉन आइडियल। आइडियल आप किसको बोलेंगे? जैसे आप देखते हैं क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं वो दो टाइप के, या तो आइडियल होंगे या नॉन आइडियल होंगे। आइडियल किसको आप कहेंगे? जो भी क्लास के रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, हर एक सिचुएशन में जो स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा उसको आप कहेंगे आइडियल स्टूडेंट। ऐसे ही लाइफ में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो पूरी तरह से जो ह्यूमन का नेचर होना चाहिए, जो रेगुलेशन हर एक जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जो भी आपके सोसाइटी के प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे, उसको आप कहेंगे कि ये आइडियल ह्यूमन बींग्स। रियल लाइफ में कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट आइडियल नहीं होता है, ऐसे ही कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट आइडियल नहीं होते हैं, बट जो भी स्टूडेंट मोस्टली रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं हर एक कंडीशन में, उसको आइडियल मान लिया जाता है। तो आइडियल का मतलब है पूरा आप जानते हैं कि सोल्यूशन के लिए कौन सा रूल है, राउल्स लॉ। तो आइडियल सोल्यूशन किसको बोलेंगे? दैट सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ एट एवरी कंडीशन, मीन्स एट ऑल द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑल द टेम्परेचर। तो आइडियल सोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर एक कंडीशन में फॉलो करें, उसको आप कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। मीन्स दैट सोल्यूशन विच obeys Raoult's law in every condition, means all the range of concentration and temperature। और नॉन आइडियल किसको बोलेंगे? जो स्टूडेंट रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी रूल उनको बताया गया, जो भी राउल्ट्स लॉ दिया गया वहां पे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसको आप कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन है। मीन्स विच doesn't obey Raoult's law, इसको आप कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहले हमको ये पता करना है कि आइडियल के लिए जो भी सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको आप कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या एग्जाम्पल होते हैं और क्यों ये आइडियल होते हैं, क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये आइडियलिटी शो करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन का डिफिनेशन यही है जो ऊपर दिया गया है कि दैट सोल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी कंडीशन और ऑल द कंसंट्रेशन रेंज एंड ऑल द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। उसको आप बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। तो ये तो आइडियल सोल्यूशन का डिफिनेशन हो गया। आइडियल सोल्यूशन कब होते हैं? जैसे आपने दो कंपोनेंट ए और बी, बाइनरी सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट आपने मिलाया और बी और मिला करके सोल्यूशन बना दिया। आप जानते हैं कि जो भी ए कंपोनेंट होगा, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करेगा वो होगा ए और ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जब बी कंपोनेंट प्योर स्टेट में होगा तो उनके भी मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ इंटरेक्शन फोर्स शो कर रहे होंगे, उनका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उसको आप क्या बोलेंगे? बी और बी के बीच का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब आप इन दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद क्या बन गया? मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बन गया उस सोल्यूशन में अब ए और बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि जब ए और बी दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों कंपोनेंट के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क किया। यदि इन दोनों के बीच जो ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बी और बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया ए और बी बन गया, इसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के सिमिलर हो, इनकी मॉलिक्यूलर साइज, इनका जो स्ट्रक्चर है एक जैसा हो, तब ये आइडियल सोल्यूशन फॉलो करते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या है? सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड नो चेंज इन intermolecular forces of A and B components। जो भी आपने मिलाया इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, इसको आप कहेंगे आइडियल सोल्यूशन है। और आपने देखा कि राउल्ट्स लॉ क्या है? पार्शियल प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर की बात करें एक कंपोनेंट का तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक के मोल फ्रैक्शन के।
और इसलिए इसको बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू एक्स है पी नॉट ए। ऐसे अगर बी का पता करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल टू पी बी पी नॉट बी और एक्स बी। तो कि जब बी का भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, इसलिए पी बी इक्वल टू क्या होगा, काई बी पी नॉट बी। ये फार्मूला है, यही आपका राउल्स लॉ है। इसको जो फॉलो करेंगे उसको आप कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो जब एक कंपोनेंट भी इस रूल को फॉलो करा है, बी भी फॉलो करा है, जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तब क्या बना, पी। ये टोटल वेपर प्रेशर है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है ये भी बराबर होगा किसके, पीए प्लस पीबी के। और पीए का फार्मूला क्या है, पी नॉट ए काई ए, पीबी का क्या है, पी नॉट बी काई बी। ये दोनों कंपोनेंट के लिए। तो जब भी कोई आइडियल सॉल्यूशन होता है तो दोनों को मिक्स करने के बाद इनका मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग सेम होता है, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वर्क कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि पी इक्वल टू पी टोटल या पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए का फार्मूला ये है, पी बी का फार्मूला ये, दोनों के सम के बराबर टोटल वेपर प्रेशर होता है जो यहाँ पे वर्क करता है। अब इसके लिए ग्राफ अभी आप बनाए हुए थे, और ग्राफ जो ड्रा किए हुए थे उसमें आपको बताया गया था कि ए कंपोनेंट है और यहाँ पे बी कंपोनेंट पूरी तरह से है। दिस इज ए कंपोनेंट, काई ए इक्वल टू कितना था 1, और यहाँ पे काई बी इक्वल टू कितना था 1, और काई ए इक्वल टू 0, यहाँ पे काई बी इक्वल टू 0। ये ए का प्योर कंपोनेंट है, इसलिए वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। ये बी कंपोनेंट का प्योर स्टेट है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है ही नहीं, इसलिए वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी नॉट बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। जब वो कंपोनेंट ही नहीं होंगे तो वो वेपर प्रेशर कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से आकर के इस जो भी आपका डोर है उस पर वेपर प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेंगे, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह से यानी कि लगातार आप देख रहे हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 तक लगातार डिक्रीज हो रहा है, और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और यहाँ पे आकर के ये हो गया 0। इसी तरह से बी कंपोनेंट का देखिए, बी कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यानी कि बी कंपोनेंट लगातार डिक्रीज हो रहा है, और जब बी कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे मैक्सिमम है पी नॉट बी। ये हमेशा आप एक को कम एक को अधिक दिखा रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सभी कंपोनेंट का डिफरेंट होता है, इसलिए वेपर जो बनते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनका वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होता है, इसलिए किसी भी एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट को बराबर आप नहीं दिखाएंगे, हमेशा एक को अधिक एक को कम दिखाएंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया, टोटल वेपर प्रेशर ये है पी या पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये टोटल वेपर प्रेशर है जो कि इनके द्वारा अप्लाई किया जाए। ये किसके लिए, एक कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी, ये टोटल का है। तो ये दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, इस पे आप मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन है, और ये वेपर प्रेशर के लिए वेपर प्रेशर एक्सिस है। इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन को आपने क्या बोला, that solution which obey Raoult's law at every condition is called as ideal solution। क्यों आइडियल सॉल्यूशन होता है, तो आपने ये कहा कि they having similar molecular structure, similar molecular size and there is no change in intermolecular force after mixing of both components। जब दोनों कंपोनेंट को आपने मिक्स कर दिया उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है और बी के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये हर एक कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ये देखिए जब भी राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा तो जो वेपर प्रेशर के लिए आपने ग्राफ पढ़ा हुआ था वही ग्राफ यहाँ पे फॉलो होगा। इसमें राउल्ट्स लॉ क्या है, तो आपने लिखा पी इक्वल टू काई ए पी नॉट ए, और बी के लिए क्या होगा, पी बी इक्वल टू काई नॉट बी या पी नॉट बी काई बी। इसलिए टोटल कितना हुआ, तो इस रूल को जो भी फॉलो करेंगे पूरी तरह से राउल्ट्स लॉ, इसको आप कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन।
तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो आपको बताया गया कि आइडियल कौन स्टूडेंट होंगे जो हर एक ओबे, जो भी रूल है उनको ओबे करेंगे, हर एक रूल को फॉलो करेंगे, उसको आप कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। परफेक्ट आइडियल कोई नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में सपोज दैट टीचर के प्रेजेंस में वो आइडियल जैसे बिहेव कर रहे हैं और स्कूल में जब भी हैं तो आइडियल जैसे बिहेव कर रहे हैं, रूल को फॉलो करें तो उनको आइडियल मान लिया जाता है। ऐसे ठीक सोल्यूशन के बारे में भी है, देयर इज नो सोल्यूशन विच इज परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि ये कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम क्या है ये, और बी कंपोनेंट है इसके वॉल्यूम को क्या आप लिखेंगे वी बी। दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया ए प्लस बी। तो देखिए सपोज दैट ए कंपोनेंट इज मिक्स्ड एज 100 ml। बेंजीन अगर 100 ml आपने इसमें मिक्स कर दिया, 100 ml है, और उसी में कोई भी बी कंपोनेंट है सपोज दैट टॉल्यूइन है, इसको आपने 80 ml मिक्स कर दिया। तो दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल सोल्यूशन भी कितना बना 180 ml। देखिए जो आपने मिक्स किया 100 और 80, ये टोटल 180 हो गया। और पूरा जो सोल्यूशन मिक्स करने के बाद वी मिक्स 0 होने का मतलब जब आपने दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया तब जो पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम आया ये दोनों के सम के बराबर हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि मिक्स जो है डेल्टा वी मिक्स 0 है, यानी कि मिलाने के बाद जो वॉल्यूम में डिफरेंस आया दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये भी देखिए कितना है 180 और इस साइड में कितना है 180, कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए इसका वैल्यू 0। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस, मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मिलाने के बाद डिफरेंस क्या आता हो। बिल्कुल डिफरेंस आता है, लेकिन चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए मिलाने के बाद भी इनके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू 0 हो गया। सपोज दैट यहाँ पे अगर मिलाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाता, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज पोजीशन पे आ जाते तो वॉल्यूम इनका कम हो जाता। इसलिए अगर 180 ml मिलाया जाता तो इसका वॉल्यूम कम होकर के 170, 160, 178, 75 ऐसे कुछ भी हो सकता था। तो वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स जो है वॉल्यूम में चेंज ये 0 होने का इसलिए रीजन है क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये पहला कंडीशन है जो कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए है, आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट का, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0, यानी कि दोनों को मिला देने के बाद जब आपने ए और बी दोनों कंपोनेंट को मिलाया है तो मिलाने के बाद यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुआ, नहीं कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। डेल्टा एच मिक्स 0 होने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी डेल्टा आपको पता करना आता है क्या करते हैं एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, यही होता है डेल्टा एच। इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी कि 0 कब होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एंथैल्पी बराबर होगी, इसलिए इनका वैल्यू 0 आएगा। और एंथैल्पी बराबर होने का क्या मतलब है, इस प्रोसेस में ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ नहीं एनर्जी इवाल्व हुआ, क्योंकि दोनों की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब डेल्टा एच मिक्स 0 होने का मतलब नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब नाइदर इवाल्व, नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब नॉट इवाल्व, ये इसका सेकेंड कंडीशन है। थर्ड क्या है, जो भी आइडियल सोल्यूशन होंगे उसमें फर्स्ट आपने लिखा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, और ऐसे ही थर्ड इसमें ये है कि कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आइडियल सोल्यूशन वो फॉलो नहीं करेंगे। तो नो केमिकल चेंज, दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। और केमिकल चेंज न होने का मतलब क्या है, नो केमिकल रिएक्शन, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन न हो। जैसे सपोज दैट आपने वाटर
जानते हैं कि वाटर अमोनिया के साथ मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों मिलकर के आपस में रिएक्शन किए। और आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों मिलकर के आपस में रिएक्शन न करें, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये केमिकल रिएक्शन किया इसलिए आइडियल सोल्यूशन ये नहीं है, दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी उसकी होगी आइडियल के लिए वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, एंथैल्पी में कोई चेंज ना हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि उनका न तो एसोसिएशन हो और न ही डिसोसिएशन हो। मीन्स जो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया है उनका आपस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। अगर ऐसा कुछ है एसोसिएशन और डिसोसिएशन कहीं पे देखा जा रहा है तो आइडियल सोल्यूशन नहीं होंगे, वो आइडियलिटी को फॉलो नहीं करेंगे, राउट्स लॉ पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे, उनको आप आइडियल सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। और जैसे सपोज दैट NaCl है, अगर NaCl को आप जानते हैं कि NaCl डिसोसिएट होगा Na+Cl- यानी कि इसका सोल्यूशन आइडियल नहीं बन सकता है, तो ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही एस्टिक एसिड की बात करेंगे तो एस्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके ये एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इनको आप कहेंगे कि ये आइडियल सोल्यूशन नहीं, क्योंकि एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन भी नहीं। ये डिसोसिएट हो गया, नॉन आइडियल बनाएगा। और अगर एसोसिएशन हो जाएगा, सपोज दैट एस्टिक एसिड की जब बात हम करते हैं, एस्टिक एसिड का फार्मूला ये है, ये OH। अगला जो एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है CH3 C और ये OH डबल बॉन्ड, तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर भी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए, और जब एसोसिएशन हुआ तो ये भी आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ये आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो ये आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था, ये आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन के क्या एग्जाम्पल है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आइडियल सोल्यूशन के लिए एग्जाम्पल की जब भी हम बात करेंगे तो आपने कहा कि मॉलिक्यूलर साइज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी एग्जाम्पल होंगे इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो लगभग एक ही तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल एक तरह के, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। जैसे हम बात किए बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, आप जानते हैं कि टॉल्यूइन का भी मेन, टॉल्यूइन की अगर बात करें तो ये देखिए पूरा बेंजीन ही है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ग्रुप लग गया है, इसलिए इन दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये पूरी तरह से आइडियल सोल्यूशन होंगे। सेकंड की बात करें CCl4 प्लस SiCl4, सिर्फ कार्बन की जब पे सिलिकॉन है, आप जानते हैं कार्बन के ही फैमिली का सिलिकॉन भी है, इसलिए इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लगभग बराबर है, इनका मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग बराबर है, बहुत कम का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम में भी चेंज कितना आएगा, जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज कितना आएगा, 0। एंथैल्पी में चेंज कितना आएगा, 0, ठीक है। और कोई केमिकल, इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, साथ में नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। इन दोनों को मिलाने के बाद नहीं एसोसिएशन होगा, नहीं डिसोसिएशन होगा। इस तरीके से पूरे जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल है इसमें मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल, ये भी देखिए सिर्फ CH3 ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी एल्कोहल दोनों हैं, इसलिए इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल हेक्सेन, ये भी दोनों देखिए सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इसमें कार्बन का नंबर 7 है, हेप्ट मीन 7 कार्बन और हेक्स मीन 6 कार्बन, यहाँ पे कार्बन का नंबर 6 है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में डिफरेंस आने वाला नहीं है, मिक्स करने के बाद भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एथिल क्लोराइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड C2H5Cl,
इसमें भी आप देख रहे हैं सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन में डिफरेंस है, दोनों हैलोजन फैमिली वाले हैं, इसलिए इनमें भी मिलाने के बाद कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये सभी प्रॉपर्टी, इसलिए वॉल्यूम में भी चेंज जीरो आएगा, एंथैल्पी में चेंज जीरो आएंगे और केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। एथाइलिन डाइब्रोमाइड, एथाइलिन डाइक्लोराइड, एथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस एथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे ये सभी खुद आप देख करके पता कर लें कि दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसे है, बहुत कम का डिफरेंस है, सभी एक ही ग्रुप के हैं या सभी में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का नंबर में बहुत कम का डिफरेंस है। तो इस तरीके से जितने भी एग्जांपल मिलेंगे कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सभी आइडियल सॉल्यूशन है जो कि हर एक सिचुएशन में राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आपने बाइनरी सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक आइडियल सॉल्यूशन जिसके बारे में आपने अभी स्टडी किए हुए और सेकंड जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब जो हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आपको बताया गया कि जो भी राउल्स लॉ को, आइडियल का मतलब ही है जो भी रूल दिए गए उसको जो फॉलो करेंगे उनको आप कहेंगे आइडियल है। अगर स्टूडेंट के केस में हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट स्कूल के रूल या कोचिंग के रूल को फॉलो करेंगे उनको आप कहेंगे कि ये आइडियल स्टूडेंट है, लेकिन जो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, नॉन आइडियल। तो जितना भी आपने आइडियल में प्रॉपर्टी लिखा है उसके जस्ट अपोजिट बस करना है इसका, बहुत ईजी पॉइंट है। सिर्फ आपने आइडियल को अगर समझ लिया तो नॉन आइडियल तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि नॉन आइडियल मीन्स राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि दोज सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law is called as non-ideal solution. Raoult's law क्या है? अगर एक कंपोनेंट के लिए हम लिख रहे हैं तो क्या फार्मूला होगा, P इक्वल टू P नॉट I। तो अगर ये फॉलो करेंगे, इस फार्मूले को ये फॉलो करेंगे तो क्या बोलेंगे, तब तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो आइडियल हो गया। लेकिन आप लिख रहे हैं कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करें, इसलिए क्या है, PA is not equal to P नॉट I, इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे ही P कंपोनेंट का फार्मूला क्या लिख रहे थे, PB इक्वल टू P नॉट B। तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप कहेंगे कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। इसको फॉलो नहीं करते इसलिए ये क्या है, नॉन आइडियल। इन दोनों को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर आ रहा था उसको कह रहे थे टोटल वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर था, PA प्लस PB के। तो अगर ये इनके बराबर होंगे तब तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ, इसलिए ये क्या है, इसके बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। ऑल्सो P नॉट इक्वल टू, PA का वैल्यू कितना है, P नॉट I प्लस P नॉट B I। तो जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसको आप कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि ये राउल्ट्स लॉ को क्यों नहीं फॉलो करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ था कि जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज जो है ये जीरो होगा। तो अगर जीरो होगा तब तो आइडियल हो गई है, नॉन आइडियल का क्या मतलब, जीरो नहीं है। सेकंड आपने कंडीशन क्या लिखा, जब इनको मिक्स करेंगे तो एंथैल्पी में चेंज कितना होना चाहिए, जीरो, तो इसको आप कहेंगे आइडियल। लेकिन ये नॉन आइडियल का मतलब एंथैल्पी में चेंज जीरो न हो, यानी कि जब भी दोनों को आप मिक्स करें वॉल्यूम में चेंज जीरो न होने का मतलब या तो वॉल्यूम जब A और B कंपोनेंट को आपने मिक्स किया तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया मिक्स करने के बाद, या वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जब दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं तो या तो एंथैल्पी प्लस हो या माइनस। आप पढ़े भी हैं कि जब भी एंथैल्पी प्लस होगा इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर एंथैल्पी माइनस होगा यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो और ये सेकंड कंडीशन। थर्ड आपने क्या पढ़ा, नो केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता था तो उसको आप बोलते थे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हम नहीं लिखेंगे बल्कि ये लिखेंगे चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में चेंज देखने को मिलता है।
हो सकता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो यहाँ पे, तो ये कंडीशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन का। जितने भी नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं यानी कि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसको आप कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आपने लिखा कि फॉलो न करने का मतलब P नॉट इक्वल टू P नॉट ए का ही। तो जब इसके इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकता है, लेस देन और ग्रेटर देन। जब भी इसके इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी देखें टोटल जो वेपर प्रेशर है वो PA और PB के या जब बराबर नहीं है तो या तो ये लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। मतलब ये जो है इन सबों से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ऐसे ही वॉल्यूम में जब दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज जीरो आ रहा है तो उसको आप कर रहे हैं आइडियल। जीरो नहीं है नॉन आइडियल। जीरो ना होने का क्या मतलब, डेल्टा वी मिक्स जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है और जीरो से लेस भी हो सकता है। ऐसे ही डेल्टा एच मिक्स यानी कि एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है मिक्स करने के बाद, ये जीरो ना होने का मतलब ये एंथैल्पी में चेंज प्लस भी हो सकता है, एंथैल्पी में चेंज माइनस भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, जीरो से लेस भी हो सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि नॉट इक्वल का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन। इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन बना, दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गए, एक जो ग्रेटर वाले हैं दूसरा जो लेस वाले हैं। इसलिए जो भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। एक क्या है, डेट नॉन आइडियल सोल्यूशन which shows positive deviation, that shows positive deviation। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, that non ideal solution which shows negative deviation, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन हर जगह पे आप देख रहे हैं कि इक्वल ना होने का मतलब उससे अधिक भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि ये आइडियल का लेवल है। हो सकते हैं कुछ इससे ऊपर भी होंगे जो कि पॉजिटिव वाले प्लस डेविएशन है, कुछ इससे नीचे भी होंगे जो कि माइनस डेविएशन है। तो इसलिए डेट शो पॉजिटिव डेविएशन और डेट शो नेगेटिव डेविएशन, यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन वाले आइडियल सोल्यूशन क्या है नॉन आइडियल, और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। तो देखिए जब ये पॉइंट आप पढ़े रहेंगे तो बहुत इजी आपके लिए होगा। आइडियल सोल्यूशन बस जानते रहिए, उसके बाद नॉन आइडियल में फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट की हम बात करते हैं डेट सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने का क्या मतलब, देखिए बस फार्मूला यहाँ पे ध्यान दें। जब इक्वल होगा तो ये क्या होगा, राउल्स लॉ को फॉलो करें आइडियल सोल्यूशन है। जब इक्वल नहीं होंगे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करें नॉन आइडियल। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब, पॉजिटिव ग्रेटर है, ग्रेटर है। और यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर, तुरंत बन गई। यानी कि आइडियल सोल्यूशन का मतलब जो ये P इक्वल टू P नॉट ए का ही राउल्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन आइडियल का मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब आपस में ये इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने का मतलब या तो ग्रेटर है या लेस है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आप पॉजिटिव कब बोलेंगे, पॉजिटिव बोलने का मतलब है अधिक हो गया। तो देखिए ये वैल्यू ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ऐसे ही यहाँ पर भी देखें ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी that non-ideal solution which show positive deviation, they having vapor pressure greater than P naught A pi, and they having total vapor pressure is greater than PA plus PB, vapor pressure of PA plus PB। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, क्या रीजन है। आपने ये लिख दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। इस पे हम बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ हमेशा वही बनाएंगे इस पॉइंट पे। ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन है 0, यानी कि प्योर वाला सब्सटेंस ये है, प्योर सब्सटेंस के बाद में ये मोल फ्रैक्शन के लिए है। यहाँ पर
बी का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया और ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 0। तो जब यहाँ पे सिर्फ ए है तो जो भी वेपर प्रेशर होगा दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, क्योंकि जब भी सिर्फ ए के पार्टिकल्स हैं तो जितना भी वेपर प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होगा ये पूरे ए के पार्टिकल्स द्वारा होगा, जो हम कहेंगे कि ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। ऐसे ही यहाँ पे बी के लिए ये वेपर प्रेशर है पी नॉट। आप जानते हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन आपने ये लिखा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ए का मोल फ्रैक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आके 0 हो गया तो देखिए यहाँ पे 0 लगातार डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आके 0 हो गया। ऐसे बी के लिए देखें, बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, यानी कि मैक्सिमम इसी के द्वारा पूरा ये प्योर स्टेट में प्रेशर है जो मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे बी के पार्टिकल्स जब 0 हैं, जब उनके कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, कोई वेपर प्रेशर नहीं, इसलिए वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना आ गया 0, यानी कि मैक्सिमम से ये आ रहा है यहाँ पे 0। टोटल कितना हो गया, टोटल के लिए ये आया P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये ए के लिए तो इसको क्या लिखेंगे पी ए इक्वल टू का ये पी नॉट है, और ये बी के लिए तो क्या लिखेंगे पी बी इक्वल टू का बी पी नॉट। ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आपने बनाया। पॉजिटिव होने का क्या मतलब, पॉजिटिव होने का मतलब वेपर प्रेशर, ये देखिए ए के लिए वेपर प्रेशर ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर ग्रेटर हो गया तो ये कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये देखिए बी का वेपर प्रेशर है जो एक्सपेक्टेड है इतना होना चाहिए, लेकिन इससे जब वेपर प्रेशर जो है ग्रेटर हो गया तो ये आप कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पे देखें, ये देखें टोटल वेपर प्रेशर है जो एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर। इसको आप अलग पेन से, अलग कलर के पेन से बनाए या तो डॉटेड लाइन बनाए ताकि आपको पता चले कि ये आइडियल वाला वेपर प्रेशर है और ये भी आइडियल का वेपर प्रेशर है। तो दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल के लिए वेपर प्रेशर है जो डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन ये कि ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए का वेपर प्रेशर ग्रेटर हो गया, क्यों? दोनों को मिक्स करने के बाद बी का भी वेपर प्रेशर ग्रेटर क्यों हो गया और टोटल वेपर प्रेशर भी ग्रेटर क्यों हो गया? बहुत कॉमन सेंस है कि ये प्रेशर ग्रेटर होने का मतलब है वेपर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब ज्यादा वेपर बनेंगे तो इसके ऊपर जिससे भी आप ढके होंगे उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब भी ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ग्रेटर होने का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बनना है, मीन्स ग्रेटर टेंडेंसी टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। क्वेश्चन है कि कैसे ज्यादा होगी? इवेपोरेशन की टेंडेंसी ग्रेटर कब होगी? वेपर के फॉर्म में कब ज्यादा बनेंगे? इवेपोरेशन कब ज्यादा होगा? तो देखिए ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये था, जब आपने बी वाले को मिलाया तो बी और बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये था, और दोनों को मिलाने के बाद जब सॉल्यूशन बन गया तो ए बी बन गया, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये। वेपर ज्यादा बनने का क्या मतलब? आपको बताया गया है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे, बहुत तेजी से वेपर के फॉर्म में बदलते हैं और वेपर प्रेशर उनका ज्यादा होता है। इसीलिए बताया जा रहा था कि ईथर जो है, ईथर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, बहुत तेजी से वेपर के फॉर्म में बदलते हैं, इसलिए ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का भी वाटर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, यानी कि उसके भी पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम है, और जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो बहुत तेजी से वेपर के फॉर्म में बदलेंगे, और जब वेपर के फॉर्म में ज़्यादा बनने हैं तो इस पे वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने का मतलब क्या निकला कि मिलाने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये कम हो गया, और जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, ए और बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये कम हो गया, और जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो यानी कि जब भी
कोई भी सोल्यूशन हमको दिया जाएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में तो एग्जाम्पल भी पूछ देता है कि व्हाट इज कंडीशंस फॉर आइडियलिटी या नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लेकिन आपके कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक या व्हाट इज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन, और चार्ट कोई भी दे सकता है, उसमें से कोई भी एक पॉइंट सही हो, या इसी को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच कंडीशन इज नॉट अप्लाइड फॉर आइडियल सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन आइडियल के लिए अप्लाई नहीं होते हैं, और 3 ऐसा उसमें ऑप्शन दिया जाएगा जो आइडियल के लिए अप्लाई हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तुरंत ये आपको पता होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए कि दिस इज आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, तब आप कैसे पता करेंगे? उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम देखेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, इसलिए अब ए और बी तेजी से वेपर के फॉर्म में बदलेंगे, और जब वेपर के फॉर्म में ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिफ्यूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इनका कम हो जाता है मिक्स करने के बाद, और इसलिए ये तेजी से वेपर में बदलते हैं, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल नॉन आइडियल सोल्यूशन के हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं? तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब अभी आपने पढ़ा कि एक्सेस में वेपर प्रेशर बनना, और एक्सेस में वेपर प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ए और ए का, साथ में बी और बी, इन जब दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं तो ए भी बन जा रहा है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू कम होगा, ये ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू कम होगा, इसलिए जब अट्रैक्शन फोर्स कम होंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर अधिक होगा, पॉजिटिव डिवीजन वाला बनेगा। यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट को हमको देखना है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होता है। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको तुरंत पता चल जाए कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा वेपर में बनते होंगे। वेपर ज़्यादा कब बनते हैं? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, जब पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तेजी से वो सरफेस को छोड़ करके वेपर फॉर्म में बदल जाएंगे, और इसलिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है, देखिए एसीटोन प्लस एथेनॉल। एसीटोन और एथेनॉल का जो मिक्सचर होता है, दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, इसलिए वेपर ज़्यादा बनने लगते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, एकदम ठीक वैसे ही बाकी एग्जाम्पल को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है ऐसे देकर के, एसीटोन प्लस एथेनॉल विच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन दिस वो पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन। तो आप ये लिखते हैं कि पॉजिटिव डिवीजन शो करता है। कैसे करता है, इसको भी आपको प्रूव करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो H2 प्लस एथेनॉल, H2 प्लस मेथेनॉल और H2O प्लस एथेनॉल, ये देखिए दोनों हैं। एथेन ये एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, ये दोनों जो हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, क्योंकि इनके बीच में मेथेनॉल और एथेनॉल, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पहले ज़्यादा होता है। जब वाटर के साथ मिला दिए जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स पहले से कम हो जाता है, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, ज़्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले ये होंगे। ऐसे ही एसीटोन प्लस CH2 के भी फॉर्म में यही है। सभी जितने CCl4 प्लस टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन, इनका भी जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला है। CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3, ये भी पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। एसीटोन प्लस बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल, ये भी पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। और CCl4 प्लस मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, ये पूरे पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इन सभी के केस की बात करें तो देखिए, आपने ये पढ़ा कि दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब भी कम हो जाएगा, ज़्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम समझ रहे हैं। एसीटोन, जो हम एग्जाम्पल की बात करें एसीटोन प्लस एथेनॉल,
पहले आप ये देखें कि एथेनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप के थे और एसीटोन मिलाने के बाद क्या चेंज हुआ। तो एथेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो एथेनॉल में C2H5OH, ऐसे ही एथेनॉल का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है OC2H5, ऐसे ही जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है OC2H5। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बांड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। H जो बांड है हाइड्रोजन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का सबसे स्ट्रांगेस्ट टाइप है। तो स्टार्टिंग में एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांड बनते हैं, लेकिन जब आप एसीटोन मिला देते हैं तो एसीटोन इनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स इनके बीच में पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बांड का नंबर कम हो जाएगा। और जब भी हाइड्रोजन बांड कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से कम हो गया, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे तब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होंगे, तेजी से वेपर में बदलेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यानी कि जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उसका मेन रीजन क्या है, तो पोलैरिटी और H बांड डिक्रीजेस, H बाइंडिंग डिक्रीजेस। और जब भी H बाइंडिंग डिक्रीज होगा या पोलैरिटी डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, एज ए रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आल्सो डिक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आल्सो डिक्रीजेस। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगा वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे ही जो आप नॉन आइडियल सोल्यूशन या आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख रहे हैं तो उसके भी बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे। जब शुरू में देखिए एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बांड का नंबर ज़्यादा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। लेकिन जब एसीटोन इसमें मिला दिए तो एसीटोन बीच बीच में आ गए इनके मॉलिक्यूल, इसलिए हाइड्रोजन बांड का नंबर कम हो गया। जब हाइड्रोजन बांड का नंबर कम हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए मिलाने के बाद इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो आपने लिखा भी कि डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा एक दूसरे से नज़दीक है, इनके बीच बहुत ज़्यादा दोस्ती है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंडशिप कम होती जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, एक दूसरे से ये दूर दूर होते जाएंगे, और अब देखिए इनके बीच का वॉल्यूम ये होगा। इसलिए जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मिक्स करने के बाद इनका वॉल्यूम 0 से अधिक हो गया, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही डेल्टा H मिक्स ये भी 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर होने का मतलब ये है पॉजिटिव होना, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू पॉजिटिव। 0 से ग्रेटर होने का क्या मतलब है, इसका वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में है। और आप जानते हैं कि डेल्टा H एंथैल्पी पॉजिटिव में होने का मतलब एंथैल्पी इज एब्जॉर्ब्ड। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा H मिक्स जो है ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब कम हो गया तो निश्चित रूप से उनके बीच के बांड को तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि जब इनको दोनों को मिक्स किया गया होगा तो उनके, जैसे सपोज दैट शुरू में क्या था एथेनॉल, एथेनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा था। जब एसीटोन आपने मिलाया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एथेनॉल के हाइड्रोजन बांड को तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, इसलिए डेल्टा H मिक्स का वैल्यू कितना आया था, 0 से ग्रेटर था। तो इस तरीके से ये पूरा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। और नेगेटिव डेविएशन की जब बात करेंगे जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। बस एग्जांपल हमको समझना है, पूरा यही एग्जांपल है। क्या करेंगे आप, तो जैसे आपने प्रॉपर्टी लिख रहे थे ठीक उसी प्रकार से प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आपने पढ़ा कि जब भी राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करेंगे उसको आप कहेंगे ये आइडियल सोल्यूशन है। और राउल्ट्स लॉ क्या है, PA इक्वल टू P नॉट A का E, PB इक्वल टू P नॉट B का E। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए था। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे थे, नॉट इक्वल टू दैट सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो आप क्या कर रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है इसका वैल्यू ग्रेटर हो गया तो इसको आप कर रहे थे पॉजिटिव डेविएशन।
जब वो सब पॉइंट आप समझ गए तो बहुत ही इजी है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब इनका वैल्यू नेगेटिव यानी कि लेस है, और इसलिए टोटल का जो वैल्यू है ये भी पी ए प्लस पी बी से लेस होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी लेस देन पी नॉट ए का ये, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है और पी बी का वैल्यू क्या है पी नॉट बी। तो जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको आप कहेंगे कि ये नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, यानी कि उनका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। देख लीजिए वेपर प्रेशर कम है। अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए जो ग्राफ आपने प्लॉट किया एकदम ठीक वही ग्राफ हर जगह पे प्लॉट करेंगे। ये है का ए इक्वल टू 1 जो प्योर स्टेट में सिर्फ ए है, और यहाँ पे बी का वैल्यू इसलिए कितना होगा 0। जब यहाँ पे बी का वैल्यू 1 हो गया तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का मल्टीप्लिकेशन होगा 0। सिर्फ यहाँ पे ए है इसलिए इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये ए का वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए, और बी का वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा जो कि पी नॉट बी। ठीक, अब इसमें देखिए लगातार ये नंबर आप जब डिक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ आइडियल की जो फॉलो हो रहा है इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसका भी ये वेपर प्रेशर जो है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन की जब भी हम बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब है ये टोटल के लिए हो गया, दिस इज मींस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी बाई बी, और ए के लिए ये क्या है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए बाई ए, और ये है पी ए इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी इक्वल टू या पी टोटल कर सकते हैं पी ए प्लस पी बी, ये इनका वेपर प्रेशर है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर लेस हो गया, यानी कि जो ये बी का वेपर प्रेशर है इतना होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या हो गया लेस। ए का वेपर प्रेशर ये होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए जो आइडियल को फॉलो कर रहा है, जिसको डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब उससे भी कम हो गया, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये ए का वेपर प्रेशर है और ये बी का वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर ये है जो कम होना चाहिए। देखिए ये आ गया नेगेटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर का ग्राफ। क्वेश्चन ये कि वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, ये देखिए नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर कम हो, वेपर प्रेशर कम कब होगा, तो स्वाभाविक है जब ए और ए है तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप क्या लिख रहे हैं एफ ए, और बी वाले को क्या लिख रहे हैं इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। जब दोनों को मिला दे रहे हैं तब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों को मिलाने के बाद ए और बी हो गया, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप ऐसे दिखा रहे हैं। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जिससे भी ढके हैं, जिस भी वेजल से आप ढके हुए हैं, जिस भी कंटेनर से ढके हैं इसको, इसके ऊपर वेपर प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेपर कम बन रहे होंगे, और जब वेपर कम बनेंगे तो इसके ऊपर वेपर प्रेशर कम अप्लाई होगा। और वेपर कम क्यों बनेंगे, क्योंकि मिलाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक हो गए होंगे, और जब भी मिलाने के बाद अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाएगी, जब अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो गया वेपर में वो कम बदलेंगे, वेपर प्रेशर कम अप्लाई होगा, यानी कि ये मिलाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू ग्रेटर हुआ, और इसलिए जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होगा तो क्या करेक्टरिस्टिक इसका मिलेगा, आपने लिखा कि डेल्टा बी मिक्स 0 होगा कब आइडियल के लिए, और पॉजिटिव के लिए क्या होगा ग्रेटर, नेगेटिव के लिए क्या होगा लेस देन 0। ऐसा क्यों हो रहा है ये देखिए, ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले कम था, मिला दिए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो गया। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो गई, ये देखिए पहले के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किया, जब मिलाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होगा तो ये क्या होंगे एक दूसरे के क्लोज पोजीशन पे आएंगे, इसलिए वॉल्यूम इनका देखिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज पोजीशन पे आ जाते हैं, फ्रेंडशिप इनके बीच ज़्यादा हो जाता है, और आप जानते हैं जैसे फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी उनके बीच दोस्ती ज़्यादा होगी, एक दूसरे के क्लोज पोजीशन पे आएंगे, इसलिए वॉल्यूम कम हो गया, पहले से वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, पहले से कम हो गया। और दूसरा डेल्टा एच मिक्स आइडियल के लिए 0 था, नॉन आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन था उसके लिए प्लस था, और नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा
जीरो से लेस होगा। क्यों लेस हुआ? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर हो गया, आप जानते हैं कि जब भी स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा घूमे फिरेंगे, ज़्यादा एनर्जी लॉस करेंगे। एनर्जी लॉस करने का मतलब वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो गया, दोस्ती और ज़्यादा हो गई, तो निश्चित रूप से अधिक घूमे फिरेंगे, अधिक एंजॉय करेंगे, अधिक एनर्जी लॉस करेंगे। और डेल्टा एच मिक्स निगेटिव होने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे सॉरी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। और जब एनर्जी इवॉल्व होता है तो इसको आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वैसे भी आप पढ़े हुए हैं, ये 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में भी आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आप ये भी पढ़े हो कि जब भी एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये लो टेम्परेचर पे एक दूसरे में आसानी से मिक्स होंगे, सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी। लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो ये है लो टेम्परेचर जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। और ये ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, हर एक एग्जाम्पल के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सभी एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन भी करें, उसमें से एक दो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बेसिस पे एकदम ठीक वैसे ही दूसरे को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाता है मिलाने के बाद। जब ए और बी को आपने मिक्स किया, ए और ए के पार्टिकल्स जो भी थे उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कुछ पहले से रहा होगा, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच भी पहले से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहा होगा, और जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो अब जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन गया वो ग्रेटर है। और जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन देखे जाएंगे। यानी कि जितने भी एग्जाम्पल आप लेंगे सभी में सिर्फ हमको ये देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर तो नहीं हुआ। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिलाने के बाद ग्रेटर हो गया तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए, फर्स्ट है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, मेथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, ऐसे ही एसिटिक एसिड प्लस पिरिलीन और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी में नेगेटिव डेविएशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बन जाते होंगे या पोलैरिटी पहले से ज़्यादा हो जाता होगा, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर होता होगा और इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यही पॉइंट आपको इसमें प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो देखिए एसीटोन की जब हम बात करेंगे, एसीटोन है CH3 डबल बॉन्ड, ये एसीटोन है। और क्लोरोफॉर्म की जब हम बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3। स्टार्टिंग में इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब इसको आपने इसमें मिला दिया तब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर हो गया। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर बढ़ गया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो गया, और जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज पोजीशन पे आ जाएंगे, इसलिए वॉल्यूम भी मिक्स करने के बाद कम हो गया। और जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गई, ज़्यादा स्टेबल हो गए तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, इसलिए डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू भी एनर्जी जब भी रिलीज होता है क्या होता है? 0 से लेस होता है। ऐसे ही बात करेंगे एनिलीन और क्लोरो एसीटोन के बारे में। एसीटोन है CH3 डबल बॉन्ड है। और एनिलीन की बात करिए, एनिलीन क्या है? NH2। ये देखिए ये एनिलीन है, इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया और इसलिए इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ग्रेटर हो गया। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है या मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर हो जाता है। इसलिए ये सभी नेगेटिव डेविएशन का ऐसे सभी एग्जाम्पल को आप प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर हो जाता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन होगा। तो आज के लिए इतना ही।